हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में सभी विषयों से काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। टेस्ट को आप लोग बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। तो विटामिन डी मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो लियो टोल्स्टॉय की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि साइन थीटा का महत्तम मान कितने डिग्री पर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि साइन थीटा का महत्तम मान कितने डिग्री पर होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 1 है। तो साइन थीटा का महत्तम मान कितने डिग्री पर होता है, तो 90 डिग्री पर होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस टेस्ट में सभी विषयों से काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि किससे महलों की नींव उखड़ जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किससे महलों की नींव उखड़ जाता है। तो जनता की हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। तो तुर्की को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। तो चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो जो आतंकवाद होता है ये प्राकृतिक आपदा नहीं होता है, ये मानवकृत आपदा होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10
10 नंबर प्रश्न है कि tan a बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे tan a बराबर 1/2 दिया है, तो यहाँ पे आपको 1 माइनस 2 tan स्क्वायर a का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे tan का मान कितना दिया है, 1/2 दिया है, तो tan के जगह पे हम 1/2 लिख देंगे। यहाँ पे 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और tan a का मान कितना है, 1/2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2, और इसका स्क्वायर है तो हम भी इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो 1, 2 है तो 2, गुणा है तो गुणा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 से 4 ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/2। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे बट्टा 1 लिख सकते हैं, और 2 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, 2 होगा, और 1 से 2 2 बार में कटेगा, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये 1 बार में कटेगा, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, और बट्टा के नीचे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 tan स्क्वायर a का मान कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी, तो आत्म तत्वों की शिक्षा दी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो चीन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि पौनों का देश किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को पौनों का देश कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, तो जो गेहूं होता है ये व्यावसायिक फसल नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 Hz होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, तो आपको 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको थीटा का मान रखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 2 है तो 2, cos है तो cos, 2 है तो 2, और थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को गुणा करा देना है, तो 30 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि मां के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि मां के रुधिर से किसे पोषण मिलता है, तो मां के रुधिर से भ्रूण को पोषण मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है, तो निष्क्रिय गैस भरा रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस टेस्ट में 100 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ कहां से संकलित किया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ कहां से संकलित किया गया है, तो ये पुरुष परीक्षा से संकलित किया गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति पेड़ पौधों की कोशिका में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि एपी 3, 6, 9 ... 60 में कितने पद हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि इस एपी में कितने पद हैं, यानी यहाँ पे आपको पदों की संख्या निकालना है, यानी यहाँ पे आपको n का मान निकालना है। तो n का मान कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है an वाला। तो an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। और an क्या होता है, तो an अंतिम पद होता है। तो AP का अंतिम पद कितना है, 60 है। तो an का मान कितना निकल गया, 60 निकल गया। और a क्या होता है, तो a AP का प्रथम पद होता है और AP का पहला पद कितना है, 3 है। तो a का मान यहाँ पे 3 निकल गया और आपको n का मान निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और d क्या होता है, तो d सार्वंतर होता है। और d कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 6 है और पहला पद 3 है, इसे घटा दीजिए। जब इसे घटाइएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। बस इसमें आपको मान रख देना है। an का मान कितना है, 60 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60। और a का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और आपको n का मान निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और d का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब इसमें आपको क्या करना है, गुणा करा देना है। तो यहाँ पे 60 है तो 60 बराबर है, तो बराबर, और यहाँ पे 3 है तो 3। अब इसमें गुणा करा दीजिए। 3 में n से गुणा करेंगे तो ये 3n हो जाएगा। और 3 में -1 से गुणा करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए +3 और -3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 60 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3n हो जाएगा। तो 3 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर की इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा। और 3 से 60 कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। तो 20 बराबर कितना निकल गया, n निकल गया, यानी n का मान कितना निकल गया, 20 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल की छपाई की, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि दधीची के हड्डी से क्या बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दधीची के हड्डी से क्या बनता है, तो इंद्र का वज्र बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था,
तो हंटर समिति का गठन किया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, तो 1930 दांडी से शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है, तो कर्ण चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, तो महापौर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बराबर है, तो गोले का त्रिज्या निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों आपस में बराबर है, तो आपको त्रिज्या का मान निकालना है, यानी आपको r का मान निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है, और गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3πr³ होता है। और यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो आपको r का मान निकालना है। तो यहाँ पे 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पाई से पाई भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 2r है और यहाँ पे 3r है, तो इसमें से 2r कट जाएगा, तो यहाँ पे r बचेगा। तो इधर सब कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ऊपर में r बचेगा, और बट्टा के नीचे यहाँ पे 3 बचेगा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो r में 1 से गुणा करेंगे तो r ही रहेगा, और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए r का मान कितना निकल गया, त्रिज्या कितना निकल गया, 3 निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है। तो विद्युतमय तार का रंग लाल रंग का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं, तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो इनामेल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है, तो लवण एवं जल बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है, तो गिर वन गुजरात राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, तो कर्ता कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर।
39 नंबर प्रश्न है कि यदि cos 4x माइनस 10 डिग्री बराबर 0 हो तो x का मान निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे cos 4x माइनस 10 डिग्री बराबर 0 दिया है, तो आपको इस x का मान निकालना है। तो इस x का मान कैसे निकलेगा? तो यहाँ से आपको cos को हटाना पड़ेगा, और ये cos कैसे हटेगा? तो बराबर के इधर भी अगर एक cos रहता तो cos से cos कट जाता। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि cos कितने डिग्री का मान 0 होता है। तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो 0 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? cos 90 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पे cos है तो cos, 4x है तो 4x, और माइनस 10 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 10 डिग्री। बराबर है तो बराबर, और 0 के जगह पे हम कितना लिखेंगे? cos 90 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पे cos से cos क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 4x माइनस 10 डिग्री बराबर 90 बच जाएगा। अब आपको क्या करना है कि माइनस 10 डिग्री इधर घटा रहा है तो बराबर के उधर जाके जोड़ देगा, यानी 4x बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, और प्लस यहाँ पे 10 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4x बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और 10 डिग्री कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 डिग्री हो जाएगा। और 4 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा? भाग करेगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री बट्टा 4 हो जाएगा। और 4 से 100 कितना बार में कट जाएगा? 25 बार में कट जाएगा, यानी x का मान कितना निकल गया? 25 डिग्री निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि गांव से कितनी दूरी पर स्कूल था। यहाँ पे आपको बताना है कि गांव से कितनी दूरी पर स्कूल था। तो गांव से 1 कोस की दूरी पर स्कूल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो अस्थि मज्जा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है। तो राधा जी को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल कैसा होता है। तो शुद्ध जल उदासीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि 3 घात वाले बहुपद का कितना शून्यक होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 3 घात वाले बहुपद का कितना शून्यक होगा। तो 3 शून्यक होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है यदि घन की एक भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो भुजा क्यू होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको भुजा का मान रख देना है, और भुजा कितना है? यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, और इसका क्यूब है तो हम भी यहाँ पे इसका क्यूब लगा देंगे। तो क्यूब का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 3 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे हम 3 बार गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब 3 बार गुणा कर देंगे तो अंक में सबसे पहले गुणा कर लीजिए। 3 त्रिका 9, और 9 त्रिक कितना हो जाएगा? यहाँ पे 27 हो जाएगा। और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी घन का आयतन कितना निकल गया? 27 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के लेखक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। यहाँ पे आपको बताना है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस टेस्ट में सभी विषयों से काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहा का भार। यहाँ पे आपको बताना है कि जंग लगने पर लोहा का भार, तो लोहा का भार बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि बैंक उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक किसका उदाहरण है, तो बैंक तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है, तो किसी भी संख्या में अगर रूट रह जाता है तो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा, इसीलिए 6 + √2 कैसी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का विभव होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी का विभव होता है, तो पृथ्वी का विभव 0 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो खादर मिट्टी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि मंगमा किस शहर में दही बेचती है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा किस शहर में दही बेचती है, तो मंगमा बेंगलुरु में दही बेचती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है। बस यहाँ पे आपको भुजा का मान रख देना है। तो भुजा का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे इसका स्क्वायर दे देंगे। स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा करेगा, तो हम यहाँ पे 2 बार गुणा कर देते हैं। 8 हटाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि ओपेक की स्थापना कब की गई। यहाँ पे आपको बताना है कि ओपेक की स्थापना कब की गई,
तो 1960 में की गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि तरक्की चाहने वालों को कितनी दोषों को त्याग देनी चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि तरक्की चाहने वालों को कितनी दोषों को त्याग देनी चाहिए। तो 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में प्रेस का जनक जेम्स हिकी को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पनपते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पनपते हैं। तो साफ जल में पनपते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो सत्य से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो तेल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न है कि मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए। यहाँ पे आपको बताना है कि मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए। तो बिरजानंद के पास गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों का वृक्क संबंधित है किससे। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों का वृक्क संबंधित है किससे। तो किससे संबंधित है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर। 69 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन किससे स्रावित होता है। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। तो यूनान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 हो तो उसका विलयन कैसा होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 होगा तो उसका विलयन कैसा होगा। तो अम्लीय होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न है कि यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण क्या है, R है, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि किस देवता का नाम पुरंदर भी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देवता का नाम पुरंदर भी है। तो भगवान इंद्र का नाम पुरंदर भी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर।
75 नंबर प्रश्न है कि अर्धवृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्धवृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि घर की लक्ष्मी कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन होता है, तो घर की लक्ष्मी स्त्री होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि रैखिक समीकरण का घात होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि खतरे के सिग्नल में कौन सा रंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 से 75 बार धड़कता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि अशांति मानवता का क्या कर रही है। यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति मानवता क्या कर रही है, तो विनाश कर रही है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है, तो कोयला को काला हीरा कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किस प्रांत का राजा था। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किस प्रांत का राजा था, तो जो कर्ण थे ये अंग प्रांत के राजा थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है, तो नाभिकीय संलयन से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन कौशिक थीटा के बराबर होता है, तो 1/sin थीटा कौशिक थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है, तो गेहूं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है, तो वर्षा की कमी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक एक, यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक एक कैसा होता है, तो विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि √3/3 √3 कैसे
कैसी संख्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि √3/3 कैसी संख्या है। तो यहाँ पे √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 1/3 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसीलिए यहाँ पे √3/3 कैसी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि मछली का श्वसन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली का श्वसन किससे होता है। तो जल में घुले ऑक्सीजन से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि समाज सुधारक कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि समाज सुधारक कौन थे। तो समाज सुधारक स्वामी दयानंद थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि x बराबर 1 हो तो बहुपद 5x² - 3x + 7 का मान ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे x बराबर 1 दिया है तो आपको बोल रहा है कि 5x² - 3x + 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो जहां जहां x है वहां आपको क्या रख देना है, 1 रख देना है, क्योंकि x का मान 1 है। तो यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 और x के जगह पे हम 1 लिख देंगे और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे इसका स्क्वायर दे देंगे। माइनस है तो -3 है तो 3 और x के जगह पे आपको 1 रख देना है। और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 और 1 का स्क्वायर होगा तो ये 1 ही रहेगा। और यहाँ पे 3 में 1 से गुणा होगा तो ये 3 ही रहेगा। और यहाँ पे 7 है तो 7, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 5 ही रहेगा। और यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +7 है। तो इसके आगे किस चीज का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। तो इन दोनों प्लस के चिन्ह को जोड़ लीजिए। यहाँ पे 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे -3 है तो 12 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको मिला है। यहाँ पे आपको बताना है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे मिला है। तो मेंडलीफ को मिला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि धुआं हो जाने से किसे बचाना है। यहाँ पे आपको बताना है कि धुआं हो जाने से किसे बचाना है। तो हवा को बचाना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 100 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। हम यहाँ पे सभी बच्चों का नाम ले रहे हैं और यहाँ पे सभी बच्चों का कमेंट देख रहे हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि नागरी लिपि के लेखक हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।